हो के मायूस ना, यूं शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज सा निकलते रहिए। एक पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे कि हमारा संविधान क्यों बना। इसको जानने के लिए हम सबसे पहले 1600 ईस्वी में चलते हैं। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश यानी अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में व्यापार करने आए। उन्हें भारत में व्यापार करने का अधिकार महारानी के द्वारा प्राप्त था। इंग्लैंड की महारानी द्वारा भारत में व्यापार करने का अधिकार उन्हें प्राप्त था। अब भारत जब ब्रिटिश यानी अंग्रेज भारत में व्यापार करना स्टार्ट किए तो वह धीरे धीरे भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। इतना ही नहीं, वह 1765 आते आते वह भारत की राजनीति में इस कदर हस्तक्षेप करने लगे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। अब दीवानी का मतलब ये होता है, अगर हम या आप उस समय होते किसी राज्य या किसी प्रांत या किसी प्रेसिडेंसी का दीवानी प्राप्त कर लेते तो हमें यह अधिकार मिल जाता कि हम उस राज्य के उस प्रेसिडेंसी के कर वसूली के लिए हम जितना चाहें, जिससे चाहें, जब चाहें कर वसूल कर सकते हैं। दीवानी का सिंपल भाषा में हम यही समझें कि कर वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया 1765 में। अब इन्होंने दीवानी का अधिकार किस प्रकार प्राप्त किया, इसके लिए हमें 1700 ईस्वी में चलना चाहिए। 1700 ईस्वी में बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खान। इसका शासनकाल 27 वर्ष तक था। 1700 से लेकर के 1727 तक मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब बना रहा। इसके बाद मुर्शिद कुली खान का दामाद यानी कि मुर्शिद कुली खान का दामाद जिसका नाम शुजा खां था, वह 1727 से लेकर 1740 ईस्वी तक बंगाल का नवाब बना रहा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब डाटा आपको दिखा जा रहा है, आप नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद 1727 से लेकर के 1740 तक सरफराज शुजा खां बंगाल का नवाब बना रहा। अली मुर्शिद कुली खां के बाद शुजा खां, इसके बाद सरफराज खां जो मुर्शिद कुली खां का पुत्र था, योग्य तो नहीं था लेकिन 1 वर्ष के लिए वह बंगाल का नवाब बना। इसके बाद अलीवर्दी खां जब बंगाल का नवाब बना तो किस प्रकार अलीवर्दी खां बना, यह शुजा खां को मतलब तख्ता पलट करके अलीवर्दी खां बन गया था बंगाल का नवाब। अब अलीवर्दी खां का लड़के का नाम था सिराज। अलीवर्दी खां की मृत्यु 1757 में हुई। इसके बाद बंगाल का नवाब उसका पुत्र सिराज बना काफी षड्यंत्रों के बाद। सिराज यानी सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या ये थी कि उसके जो मौसी के लड़के थे वो सब इसे राजगद्दी पर राजगद्दी पर देखना पसंद नहीं करते थे। खैर वो बात छोड़िए, हम आप लोगों को सीधे और आगे चलते हैं कि 1757 में जब सिराज बंगाल का नवाब बना तो अंग्रेजों से इसका युद्ध हुआ प्लासी में 23 जून 1757 को। तो अंग्रेजों से युद्ध हार गया प्लासी का। जब सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हार गया, इसके बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। मीर जाफर भी बहुत ताकतवर था, चालाक भी था, लेकिन तो ये भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। फिर इसके बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। मीर कासिम के शासनकाल में अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। मीर कासिम हार गया और लॉर्ड क्लाइव और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के मध्य एक समझौते का मसौदा तैयार किया गया, जिसमें लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। 1765 अगस्त 1765 बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ। द्वैत शासन का मतलब ये है कि दीवानी और निजामत दोनों कार्य अंग्रेज यानी ब्रिटिश कंपनी के हाथ में चले गए। लेकिन अधिकारियों की कमी की वजह से अंग्रेजों ने सिर्फ दीवानी कार्य ही अपने अंदर रखे और निजामत कार्य नवाब के हाथ में दे दिए। निजामत का मतलब ये होता है कि पुलिस और न्याय व्यवस्था नवाब देखेंगे और कर वसूली हम देखेंगे। अब जब बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ, ब्रिटिश कंपनी के वो दिन आए जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। ब्रिटिश कंपनी ने महज 7 वर्षों में अकूत धन कमाया। 7 वर्षों में उन्होंने अकूत धन कमाया क्योंकि सिर्फ एक ही वजह थी, कर लेना इनके हाथ में था। जिससे चाहे जितना चाहे कर ले सकते थे। उत्पीड़न करके, भाटियों का उत्पीड़न करके कर लेते थे। कंपनी की वार्षिक आय अब 40 लाख पाउंड हो गई। जब यह बात 1767 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी को
पहुंची यह बात कि ब्रिटिश कंपनी की आय जो है 17 लाख पाउंड हो गई है, 40 लाख पाउंड हो गई है। तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को ये आदेश जारी किया कि आप 10% आय, 40 लाख पाउंड का 10% आय धीरे से हमारे घर पहुंचा दीजिए। कंपनी वालों ने कहा ठीक है, पैसा तो कमा ही रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी कि हमारा लाभ कम हो जाएगा। उन्होंने क्या करना, टैक्स हाथ में है और बढ़ा देंगे। उन्होंने 10% आय भेजना शुरू कर दिया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी का युद्ध जीती, बक्सर का युद्ध जीती। अब लोगों को तो ये लग रहा था कि अब हम लोग उत्साह से पूरे भरे हुए हैं, कोई युद्ध जीत सकते हैं, भारत में कोई कितना भी ताकतवर राज्य रहे। हम लोगों ने बंगाल को जीता, दिल्ली मुगल शासक हमारे अधीन आ गए, 26 लाख रुपया पा करके खुश हैं, वो भी हम किसी को भी हरा सकते हैं। इन्होंने टक्कर लिया हैदर अली से मैसूर में 1767 ईस्वी में। अब देखिए, जब इनकी आय 40% मतलब 10% यानी 40 लाख का 10% यानी 4 लाख पाउंड भेजने लगे इंग्लैंड, और फिर इसके बाद इन्होंने टक्कर ले लिया वहाँ पे मैसूर में। आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध स्टार्ट हो गया 1769 तक, 67, 68, 69 3 वर्ष तक आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। हाथ कुछ नहीं लगा, ये लोग खिन्न हो गए, रिझा दिया हैदर अली, कुछ कर नहीं पाए। इनका अकूत पैसा, जितना पैसा कमाए थे सब कुछ इसी में चला गया। 3 साल तक लगातार युद्ध करना बहुत बड़ी बात होती है। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि 1942 में 39 में युद्ध शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध 44 तक 43 तक चला, तो 4 साल तक। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक 4 वर्ष तक चला, बहुत पैसा खर्च हुआ, बहुत लोग मारे भी गए। वही हालत उस समय भी थी आंग्ल मैसूर युद्ध में। हैदर अली मतलब इतना मजबूत था, लोग 3 साल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इतना पैसा, इतना धन, इतना दौलत रहने के बाद, और साथ ही साथ और अन्य लोगों के भी सहयोग था, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। कुल मिलाकर यही बात है कि बहुत पैसा इन लोगों का खर्च हो गया उसमें। और कंपनी में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। कंपनी भ्रष्टाचार की अपनी चरम सीमा पर थी। सारे ब्रिटिश अधिकारी मतलब मेन अधिकारी तो नहीं, लेकिन निचले अधिकारी जो होते थे वो खूब घूस लेते थे, भारतीयों का काम कर देते थे। ऐसा काम जैसे टैक्स लेना, टैक्स कम लेंगे, जिनसे जितना टैक्स ज़्यादा ही ले लें, सरकार को कम, ऐसे ही भ्रष्टाचार चलने लगा। और लोग मतलब कि ज़्यादा फिजूल खर्ची भी करने लगे अधिकारियों को। और इसके साथ साथ बंगाली ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालियों की तरफ इसलिए अग्रसर हो गई क्योंकि बंगाल में भूखमरी भी थी। 1769 में बंगाल में बहुत ज़्यादा भूखमरी थी, बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, अनाज नहीं हुए, बहुत लोग मर भी गए, टैक्स भी कमाने लगा, लोग नहीं, टैक्स नहीं, पैसा नहीं, कमाई नहीं, कुछ नहीं। और भ्रष्टाचार, ये मैं आंग्ल मैसूर यही सरकार था जिसने कंपनी दिवाली की तरफ चली गई। कंपनी जहाँ 4 लाख रुपया अपने देश इंग्लैंड को भेजती थी, अब 1772 ईस्वी में कंपनी ने इंग्लैंड से 1 लाख पाउंड की ऋण लेने के आग्रह किया। अब ब्रिटिश वालों ने सोचा कि अरे भाई, ये तो हम लोग 4 लाख पाउंड देते थे, अब 1 लाख पाउंड हमसे ही मांग रहे हैं, क्या बात है। तो 1772 में वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना के वहाँ भेजा गया। और 1773 ईस्वी में कंपनी की देखभाल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। कंपनी क्यों घाटे में जा रही है, कंपनी को कैसे निकाला जाए। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और गवर्नर जनरल को, अब हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को विस्तार से बताएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, सिंपल भाषा में समझिए, जिस प्रकार हमारे घर में गैस होता है, रेगुलेटर गैस को रेगुलेट करता है, कितनी गैस जाए, रोक दें, बंद हो जाए, ठीक रेगुलेटर का काम है। उसी प्रकार कंपनी के कार्य को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया। क्योंकि 4 लाख रुपए लोग भेजते थे, अब 1 लाख रुपया मांग ही रहे हैं उल्टा। पता है कंपनी ने, ब्रिटिश सरकार ने कहा नहीं भाई, अब ध्यान देना होगा, ये लोग क्या कर रहे हैं। वारेन हेस्टिंग्स से कहे भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि सर रेगुलेटिंग एक्ट जो आप बता रहे हैं वही लागू कर दीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट में था क्या आपको हम बताएगा। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के डायरेक्टर से कहा कि आप जितने काम करेंगे, जैसे राजस्व वसूली, निजामत का पुलिस और सैन्य प्रशासन में जितनी बदलाव करेंगे, आप अपने मन से नहीं करेंगे, आप जो काम करेंगे हमें बताएंगे। ये कौन था, ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड से। और बंगाल के गवर्नर को सभी अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को इस गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट में यह कहा कि कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल तथा
उसकी परिषद को दे दिया गया। तो कानून जो बनाएंगे गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल का जो परिषद होगा वो कानून बनाएंगे, लेकिन तो कानून को जब लागू करेंगे तो भारत सचिव से जाकर पूछेंगे कि सचिव साहब ये हमारा कानून है, इसे लागू कर दें। सचिव साहब कहेंगे हाँ हाँ ठीक है लागू कर दीजिए। सचिव भारतीय रहेंगे या जो भी रहें, मतलब भारत के एक सचिव रहेंगे जो भारत के हित के बारे में सोचते हों। अंग्रेज इतने बेवकूफ़ भी नहीं थे कि मतलब सीधे प्रत्यक्ष रूप से भारत का उत्पीड़न करें। वे एक तरफ से उन्हें मतलब टाफी भी दे रहे थे और दूसरी तरफ से मतलब पैसे भी दे रहे थे। अलग मंडल का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया तथा प्रतिवर्ष 1/4 सदस्य के स्थान पर नए सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति अपना ली गई। संचालक मंडल का मतलब यही है कि वो कंपनी का कार्यभार देखते थे। और 1774 ईस्वी में इस अधिनियम के अनुसार 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के जितने कर्मचारी थे सबको इस उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में ला दिया गया। और जो मुख्य न्यायाधीश पहले थे, कभी कभी पूछ भी सकता है क्वेश्चन कि 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय जो स्थापित हुआ था भारत में, कंपनी ने स्थापित किया था, उसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले मुख्य न्यायाधीश वे एलिजाह एमपी, आप फोटो इनका देख सकते हैं। एलिजाह एमपी जो मुख्य न्यायाधीश थे हमारे उच्च न्यायालय के पहले। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया और इसके साथ ही इन लोगों के वेतन में वृद्धि कर दी गई ताकि ये लोग घूस आदि लेने की इनकी इच्छा ना करें, क्योंकि इनका पैसा जब वेतन ज़्यादा रहेगा तो काम चलता रहेगा, जब काम नहीं होता तो लोग घूस लेते हैं। और इसके साथ साथ प्रशासक मंडल की नियुक्ति की गई। इसमें एक गवर्नर जनरल और 4 पार्षद होते थे। पार्षद प्रशासन और सैन्य व्यवस्था का कार्यभार देखते थे और इनके बीच कोई निर्णय होता था तो ये बहुमत के आधार पर होता था। जैसे 4 पार्षद हैं, कोई काम करना है, 3 लोग राजी हैं, 2 लोग राजी, गवर्नर जनरल को भी ले लीजिए, 3 लोग राजी हैं, 2 लोग राजी नहीं हैं, तो काम 3 लोगों वाले का होगा। जो 3 लोग कह रहे हैं जो काम करने के लिए वो काम होगा। और ये लोग किसी शिकायत होती है, इन लोगों के कार्य करने में कोई शिकायत आती है तो सीधे इन लोगों को पद से कौन हटाएगा? सीधे ब्रिटिश सरकार हटाएगी और किसी में ताकत नहीं थी कि ये लोग हटाएंगे। तो ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट हो गया 1773 का। इसके बाद इस रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ खामियाँ थी, कुछ कड़े नियम लगा दिए गए थे। तो 1781 ईस्वी में बंदोबस्त कानून आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ये क्या था, और सीधे हम 1858 तक चलेंगे। फिर 1858 से 1947 तक हम बात करेंगे। इसके बाद हमारा संविधान शुरू होगा। इसके बाद 3 वीडियो और होंगे। इसके बाद हम संविधान सभा का स्टार्ट करेंगे, सीधे अनुच्छेद पर चलेंगे। नमस्कार।